नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज व्यवस्था और इसके अंतर्गत हम भारतीय राज व्यवस्था को देख रहे हैं जो कि पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और यह लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और इस यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दो सब्जेक्ट है यानी इंडियन हिस्ट्री जिसके अंतर्गत मिडल इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को भी माइंड मैप पर आधारित नोट्स पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसको आप इस चैनल पर जाकर सर्च करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। यानी इतिहास और भूगोल के जो माइंड मैप पर आधारित नोट्स पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड हैं। और ये तीसरा जो है देखिए राज व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम भारतीय राज व्यवस्था को देख रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यूपी पीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 के लिए यानी आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यह वर्तमान लेक्चर। इसके अलावा देखें तो यूपी पीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी लेक्चर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा यूपी ट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पीट 2025 के लिए शिक्षक भर्ती के लिए भी विषय वाइज ये लेक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा इस पर भूमिका न बनाते हुए इस लेक्चर को कवर करते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखें कुल मिलाकर 15 टॉपिक दिए गए हैं। तो इसमें जो देखें तो प्रथम टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा प्रक्रिया स्रोत पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। दूसरा देखें तो संविधान की अनुसूची और भाग पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय प्रतीक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। देशी रियासतों का विलय एवं संघ और राज्य क्षेत्र पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड हैं। आज इस लेक्चर को देखते हैं। यह टॉपिक 5वीं पर आधारित है यानी प्रस्तावना और नागरिकता। प्रस्तावना और नागरिकता जो टॉपिक है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो इसको देखिए आप, यानी इस चैनल को लगातार देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं यह 5वीं टॉपिक जो है इसमें सबसे पहले इसके पूर्वावलोकन कर लें। यानी इसके जो नोट्स हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप के जो नोट्स हैं जो कि इस पर पूर्व में लेक्चर बनाए जा चुके हैं, इसको आप एक गहन दृष्टि के रूप में केवल देख लें। इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसमें इसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये सारे नोट्स इसमें उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं सारे नोट्स को जो कि पूर्व के लेक्चर में इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसको आप एक गहन दृष्टि यानी डीपली इसको एक बार देख लें नोट्स को, जो कि पीटी विशेष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण यानी ध्यान में रखते हुए। तो ये सारे जो टॉपिक है यानी भारत इसमें देखिए संविधान सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। इसको आप एक बार पुनः जो है डीपली देख लें। संविधान सभा में महिलाओं कुल संख्या अक्सर यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, जिसमें देखें तो यूपी स्पेशल से महत्वपूर्ण इसमें उत्तर प्रदेश से 6 महिलाएं और जो है केरला से 3 महिलाएं शामिल थे और कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। और संविधान सभा को हमने देखा था कि कुल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें देखें कुल 284 लोग हस्ताक्षर हुए थे जिसमें 8 महिलाएं शामिल थीं। तो ये सारी जानकारी पूर्व में हम देख चुके हैं। इसके बाद संविधान सभा की समितियाँ अध्यक्ष को देख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रारूप समिति रही जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। इनके साथ कुल मिलाकर 7 लोग थे, यानी 6 सदस्य थे और अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इसमें अम्बेडकर जी को देखें तो भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक मनु, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में गठित होती है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट या मंत्रिमंडल बनता है। तो उसको हमने दोनों तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिया है कि अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल थे। तो हमने विस्तार से चर्चा कर लिया, यहाँ पर चर्चा नहीं करने की आवश्यकता है। संविधान के प्रमुख विशेषताओं को हमने देख लिया था कि सबसे लंबा संविधान जिसमें प्रस्तावना पर हम चर्चा वर्तमान लेक्चर में करने जा रहे हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 105 संविधान संशोधन। वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, हमने विस्तार से उसको अपडेट कर दिया है। तो ये सारी जानकारी इसमें संविधान के एकात्मक लक्षण के अंतर्गत संघात्मक लक्षण के देखा जा सकता है। भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने के कारण क्या आप जानते हैं सारी नियत है। संविधान के स्रोत को हमने देखा है, तो यह स्रोत इसके जो है
यानी विभिन्न देशों से संविधान में स्रोत जो लिए गए हैं, हमने देखा जो इसमें यह भारत शासन अधिनियम 1935 में देखें तो इस भारतीय संविधान पर इस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव रहा। इसमें से 250 जो एक्ट हैं सीधे या कुछ फेरबदल के साथ जो है सीधे 1935 एक्ट से अडॉप्ट किए गए हैं। इसके बाद इन राज्यों को देख सकते हैं, इन देशों को देखा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसके अंतर्गत देखें तो अक्सर जहाँ पूछता है मूल अधिकार देखें फंडामेंटल राइट अमेरिकी संविधान से, और नीति निर्देशक तत्व जो DPSP आयरलैंड के सिद्धांत से, और देखें इसमें जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो सोवियत संघ से संविधान से लिया गया है। और इसके बाद संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जो 12 थी, यानी मूल संविधान में तो 8 ही थे, तो 12 अनुसूचियों को हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जाकर देख सकते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग यानी पूर्व के लेक्चर में हमने यानी संविधान के भाग और उसके विषय और संबंधित अनुच्छेद को विस्तार समझ लिया है, तो आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। और इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखें, इसके अलावा हमने जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा को हमने देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं। इसके बाद भारत का राज्य चिन्ह को भी हमने देख लिया है, राष्ट्रगान को भी देख लिया है, और इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को देख लिया, राष्ट्रीय कैलेंडर को भी हमने देख लिया। इसके बाद कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक को भी हमने कवर कर लिया। भारत द्वारा राष्ट्रीय यानी भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस को भी हमने देख लिया। देशी रियासतों का भारत में विलय को भी हमने समझ लिया है। और क्या आप जानते हैं, इसके बाद हमने ये देखा संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 को हमने विस्तार समझ लिया। स्वतंत्रता के बाद राज्यों को पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया, कौन कौन समितियाँ बनाई गई थी, इसको भी हमने विस्तार समझ लिया है। विभिन्न राज्यों के गठन के वर्ष को भी हमने समझ लिया है। इसमें पौंडीचेरी गोवा का किस प्रकार से भारतीय राज्य में विलय होता है, क्षेत्रीय परिषद कितने हैं, यानी 5 प्रकार क्षेत्रीय परिषद है, और उनका मुख्यालय कहाँ है, इसको देखा जा सकता है। ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, इसको देख सकते हैं। और इसके बाद 28 जो राज्य हैं उस पर भी विस्तार चर्चा कर लिया है। तो ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम दे चुके हैं। आज का लेक्चर प्रस्तावना संबंधित है, तो यहाँ से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए प्रस्तावना को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए। तो इसमें प्रस्तावना के संबंध में प्रमुख बातों को देखते हैं। इससे पहले हम प्रस्तावना के बारे में अन्य सोर्स से भी थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं, यानी एम लक्ष्मीकांत के आधार पर थोड़ी जानकारी हम ऐड करें इसमें। तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला मूल तत्व देखें तो इसमें जो है संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना के मूल तत्व में शामिल है। इसके बाद दूसरा है भारत की प्रकृति, यानी भारत की प्रकृति भी प्रस्तावना बताती है, यानी प्रस्तावना के मूल तत्व में शामिल है। इसके बाद संविधान के उद्देश्य भी प्रस्तावना के मूल तत्व में शामिल हैं। और चौथा इसका है संविधान लागू होने की तिथि भी प्रस्तावना के मूल तत्व बताता है। प्रेम्बल जो है या प्रस्तावना, इसके फंडामेंटल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 4 एलिमेंट को हमने देखा, बारी बारी से देख लेते हैं। पहला इसका एलिमेंट यानी मूल तत्व था संविधान के अधिकार का स्रोत। तो इसमें क्या है, संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी संविधान जो है भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा इसमें है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति क्या है, यह जो है प्रस्तावना बताता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश, बल्कि राष्ट्र है। देश और राष्ट्र में अंतर होता है, हमने पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर लिया है कि देश देखें तो एक भूखंड यानी जो भूमि होता है उसका जो आबद्ध क्षेत्र देश कहलाता है, जबकि राष्ट्र में जो होता है, राष्ट्र जो होता है देश के नागरिकों में जो जाति धर्म से ऊपर जो होता है वह राष्ट्र होता है, और एकता की भावना उसमें निहित होती है। तो भारत अपना देश देखें तो विविधता में एकता को धारण करता है, इसलिए भारत अपना देश एक राष्ट्र है। तो गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला एक राष्ट्र के रूप में यह मूल तत्व है, प्रस्तावना निहित है। संविधान के उद्देश्य भी जो प्रस्तावना के मूल तत्वों में शामिल है, यानी संविधान के उद्देश्य में देखें तो संविधान का उद्देश्य यह है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। यानी न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। चौथा इसके तत्व है संविधान के लागू होने की तिथि, बात करता है कि संविधान जो लागू था, संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, यह बनने की तिथि है। लागू तो 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन इसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान के जो है बनने की तिथि का वर्णन है। और प्रस्तावना के बारे में देखें तो सर्वप्रथम यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान में शामिल है। यानी प्रस्तावना कहाँ पर सर्वप्रथम शामिल किया गया था, अमेरिका के संविधान में शामिल है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पाल्कीवाला ने इस संविधान का परिचय पत्र कहा। यानी प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो N.A. पाल्कीवाला ने कहा है।
जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन, यानी जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42वें संविधान को, यानी जो छोटा सा संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 द्वारा, इसमें 3 बातें जोड़ी गई थी। एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए थे भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। तो चलिए इसमें निहित बातों को देखते हैं, ज़्यादा इस पर अलग सोर्स से जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ध्यान दें, यह है कि 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी उद्देश्य प्रस्ताव को, और यही प्रस्तावना के रूप में प्रस्तावना पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना पर आधारित, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार, यानी अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में, यानी एक बार प्रस्तावना को इसमें संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका प्रस्तावना में 3 जो शब्द जोड़े गए थे, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से 3 शब्दों को याद कर लेना है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है, यानी उद्देशिका जो है संविधान के विधिक निर्वाचन में क्या है? सहायक है। प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना खुद प्रस्तावना देखें तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमने देखा था संविधान के स्रोत के अंतर्गत देखा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया था, अमेरिका के संविधान से कौन कौन से अडॉप्ट किए गए थे पूरे लेक्चर में हमने देख लिया, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करते हैं। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार देख लेते हैं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या विचार है? इसमें देखें, पहला विचार गोपालनवाद है। ये 1950 में आता है, यानी संविधान के लागू होने के बाद ही आता है गोपालनवाद। 26 जनवरी 1950 को लागू होता, तो 1950 में ये बात है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, शक्ति का स्रोत नहीं। यानी गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं और शक्ति का स्रोत नहीं है, ऐसा गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बेरुवाड़ीवाद 1960, यानी 10 साल बाद बेरुवाड़ीवाद आता है, में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का भाग नहीं माना, यानी प्रथम 2 वाद में संविधान का भाग नहीं माना है। यह गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। यानी याद रखना है कि संविधान की मूल आत्मा सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा है? तो गोलकनाथवाद में कहा है। केशवानंद भारतीवाद में कोर्ट द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया था। संसद इसे नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। ये एग्जाम की दृष्टि में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि केशवानंद भारतीवाद को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इसको और विस्तार करें तो देखें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद होता है, यानी केशवानंद भारतीवाद जो है एक केरल राज्य, जैसे ही पूछा जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें 13 जज की बेंच थे, 13 जजों की उस दौरान बेंच थी, जो कि 1973 में थे। वर्तमान में देखें तो अधिकतम जो बेंच बनती है 9 जजों की बेंच बनती है वर्तमान में, उस दौरान 1973 में 13 जजों की बेंच ने निर्णय दिया था। इसमें निर्णय यह दिया गया था, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। यानी ये देख सकते हैं गोलकनाथवाद जो पहला है, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से संबंधित था, इसको निरस्त कर दिया। इसमें हमने देखा कि ये जानकारी थी। केशवानंद भारती की देखें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह बन जाता है कि संविधान का भाग तो माना है, इसके बाद मूल ढांचे का हिस्सा माना। अक्सर पूछा जाता है कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा किस वाद में? तो केशवानंद भारतीवाद में माना गया। और इसमें ध्यान रखना है संसद या सरकार इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, यानी नेगेटिव जो है अमेंडमेंट नहीं ला सकती है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी उद्देशिका है प्रस्तावना की प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना की जो शुरुआत देखें तो यहाँ पर प्रस्तावना दिया गया है, प्रस्तावना देखें तो यहाँ पर है हम भारत के लोग, यहीं से शुरुआत प्रस्तावना है। तो यहाँ पर यह है कि प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग अंगीकृत, नियमित और आत्मर्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। यानी भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को उद्घोष कौन करता है? हम भारत के लोग से ही
यानी वी पीपुल ऑफ इंडिया से ही शुरू है, यानी भारत में देखें यहाँ पर, यानी संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। यह संविधान के अधिकार का स्रोत है। इसके बाद देख लेते हैं प्रस्तावना पर विद्वानों के विचार क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये विचार भी अक्सर एग्जाम पूछ देते हैं। तो इसमें अंबेडकर जी जो देखें यह इसके शिल्पीकार, पिता और आधुनिक मनु माने जाते हैं भारतीय संविधान के। तो अंबेडकर जी का इस पर विचार क्या है प्रस्तावना पर। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज, ये अंबेडकर जी का कहना है। जबकि परिचय पत्र कौन कहा था, N.A. पालकीवाला, आगे हम देखेंगे। K.M. मुंशी का कहना है, जो कि ड्राफ्ट कमेटी में अध्यक्ष अंबेडकर जी थे और सदस्य में K.M. मुंशी जी भी थे। तो इन्होंने क्या कहा है, उद्देश्य का राजनीतिक जन्मपत्री है, उद्देश्य का या जो प्रस्तावना है राजनीतिक जन्मपत्री है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसके बाद देखें A.K. अय्यर जी कहते हैं प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसके बाद पंडित ठाकुर दास भार्गव जी क्या कहते हैं, यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। यानी यह संविधान की आत्मा कौन कह रहे हैं, पंडित ठाकुर दास भार्गव जी कह रहे हैं कि जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी भी यही कह रहे हैं, यह संविधान का आभूषण है, यह भी कह रहे हैं। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। नोट इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखें तो केशवानंद भारती वाद संविधान की अब तक की सबसे बड़ी पीठ, इसमें 13 जज शामिल थे। गोलकनाथ वाद द्वितीय सबसे बड़ी पीठ थी। गोलकनाथ जो शुरुआती दौर में हमने देख लिया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसमें 11 जजों की बेंच थी। ये 1967 में जो है 1967 में गोलकनाथ वाद लाया गया था और ये 1973 में लाया गया था केशवानंद भारती। तो गोलकनाथ वाद द्वितीय सबसे बड़ी पीठ थी, इसमें 12 जज यानी 12 या 11 जज यानी 12 दिया है। न्यूनतम पीठ में जजों की संख्या 5 होनी चाहिए। न्यूनतम पीठ जो बनती है उसमें जजों की संख्या 5 होनी चाहिए। वर्तमान में देखें जो अधिकतम पीठ है जजों की संख्या उसमें 9 होती है और न्यूनतम जो है 5 होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और नोट में देख लेते हैं तो 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो इसको देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी इसमें ऐड करते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 में क्या किया गया, ये 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 यानी 368 को हमने देखा संविधान के भाग 20 में यह 368 है, जिसमें संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। तो 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधनों को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में आता है, इसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन को पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था को किससे निरस्त कर दिया गया था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 द्वारा इस व्यवस्था को निरस्त किया गया था, जिसमें जो न्यायालय वह पुनरावलोकन नहीं कर सकता था या संशोधन का पूर्वावलोकन नहीं कर सकता था, उसको निरस्त कर दिया गया। अर्थात वह जो सुप्रीम कोर्ट है वह संशोधन का पूर्वावलोकन कर सकता है, क्योंकि देखिए मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है, जो मौलिक अधिकार को हमने देखा, मौलिक अधिकारों का रक्षक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यानी उच्चतम न्यायालय है। चलिए आगे प्रस्तावना को भी देख लेते हैं। तो संविधान की उद्देश्य या प्रस्तावना एक ही याद रखना है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो संविधान की उद्देश्य या प्रस्तावना को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार जो है यह कहाँ से शुरू हुआ है ये भी पूछ देता है कि हम भारत के लोग से, यानी एग्जाम पूछता है हम कहाँ से शुरुआत है, तो ये एग्जाम में दे देता है हम भारत के लोग। इसके बाद ये कभी क्रम भी पूछ देता है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का क्रम अक्सर देता है, किस क्रम में है। और यह भी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 3 शब्द इसमें जोड़े गए, ये शब्द भी पूछ देता है कौन कौन 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से प्रस्तावना। तो देखते हैं, यानी इसकी शुरुआत है हम भारत के लोग, यानी कामा को याद रखना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी समस्त नागरिकों को क्या करना, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात इसमें कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की जो है इसमें देखें तो स्वतंत्रता की बात कही गई है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दो प्रकार की इसमें समता की बात कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए था उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, यानी अखंडता ये जोड़ा गया है, यानी दो तो यहाँ पर ये जोड़ा गया है, देख सकते हैं दो शब्द यहाँ से हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यह 42वें संविधान संशोधन में, और एक अखंडता, यहाँ पर अखंडता है। तो अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज, यानी ये डेट भी पूछ देता है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह जो है संविधान की प्रस्तावना की जो मुख्य बातें हैं, या संविधान को देश का प्रस्तावना की मुख्य बातों में शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर सकते हैं आप। तो इसमें ध्यान दें कि यह जो है 26 नवंबर 1949 को, वर्तमान में देखें तो 26 नवंबर को 2015 से जो है संविधान दिवस या विधि दिवस मनाने की शुरुआत कर दी गई है, और 26 नवंबर 2024 को जो है 10वां संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया गया भारत में। इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा। इसमें देखें जो शब्द दिए गए हैं, यानी इसमें जो शब्द है प्रभुत्व संपन्न, इसका यानी संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ लेते हैं क्या है। यानी जो संविधान में दिया गया है, यह संविधान को उद्देश्य का प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, और यह अपने मामलों आंतरिक अथवा बाह्य का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यह संप्रभु राष्ट्र होने का यह मतलब है। 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की सदस्यता यूएनओ में भारत, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत सदस्यता संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है, यानी किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। संप्रभु राष्ट्र राज्य भारत है। इसके बाद इसमें समाजवादी जो शब्द, इस शब्द की भी व्याख्या करें तो इसका मतलब है 42वें संविधान, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। पहले यह जो समाजवादी शब्द था डीपीएसपी, यानी राज्य के निदेशक तत्व में मौजूद था। तो डीपीएसपी के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, अर्थात पहले समाजवादी शब्द संविधान में अंतर्निहित था। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समाजवादी स्वरूप का यानी समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया था। नोट में देखें तो भारतीय समाजवाद, यानी याद रखना है समाजवाद में भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद में देखें तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, यानी भारत में कौन सा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, और लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में, यानी 1991 में जो है उस दौरान कांग्रेस की सरकार में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव जी थे, और वित्त मंत्री जो है वो भारत के महान अर्थशास्त्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो उसी दौरान जो है भारत में उदारीकरण यानी LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लाई गई थी 1991 में। हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया था। इसके बाद इसमें जो शब्द पंथ निरपेक्ष है इसको भी समझ लेते हैं। यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया। डीपीएसपी में यह पहले से अंतर्निहित था। डीपीएसपी में अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, यानी यह देखें तो अनुच्छेद 25 से 28 जो कि मौलिक अधिकार है उसमें यह धर्मनिरपेक्षता शब्द है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब हुआ। इसके बाद लोकतंत्रात्मक देखें तो दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोग अपनी शक्ति का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखें तो इसके अनुसार, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है इसमें संसदीय व्यवस्था जैसे कि भारत में है और राष्ट्रपति के अधीन जो है यूएसए में है। यानी भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे
संसदीय व्यवस्था भारत में है और राष्ट्रपति के अधीन जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यूएसए यानी अमेरिका में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्षण क्या होता है उसको भी समझ लें। लोकतंत्रात्मक है तो इसका लक्षण क्या है इस व्यवस्था में, तो वयस्क मताधिकार इसमें समाहित रहेगा। सामयिक चुनाव कराए जाएंगे, समय समय पर चुनाव कराया जाएगा। कानून की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका का स्वतंत्रता होगा, भेदभाव का अभाव होगा लोकतांत्रिक जो है गणराज्य में। चलिए इसमें नागरिकता भाग 2 यानी इसमें नागरिकता जो कि संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद यानी संविधान का भाग 2 में जो विषय वो नागरिकता है और संबंधित अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक दिए गए हैं। इसको देख लेते हैं इस लेक्चर में। तो अमेरिका की दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर राज्यों की और जो केंद्र है दोनों की अलग अलग नागरिकता है। तो अमेरिका की दोहरी नागरिकता की बजाय ब्रिटेन आधारित एकल नागरिकता यानी भारत में एकल नागरिकता यानी राज्य की और केंद्र की दोनों की नागरिकता एक है, अलग अलग नहीं है। और ये किससे लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यह ध्यान रखना है। अनुच्छेद कौन कौन से शामिल है यहाँ देखें तो अनुच्छेद 5 1 से 4 हम तक हमने देखा था कि वो भाग 1 में है जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे। 5वां जो है नागरिकता संबंधित, इसमें क्या है संविधान लागू होने के समय नागरिकता का इसमें प्रावधान है। 6वां जो अनुच्छेद है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रयोजन किया था, जो पाकिस्तान से यानी बंटवारा होने के बाद जब भारत का 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में विभाजन कर दिया गया था इन अंग्रेज़ों की यानी फूट डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो और शासन करो के अंतर्गत जो है भारत को एक अपूर्णी क्षति के रूप में पाकिस्तान का उदय उन्होंने करा दिया, जो भारत वर्तमान में 14 अगस्त को जो है विविधता दिवस के रूप में मना रहा है। तो इसमें उस दौरान जो है विभाजन के बाद जो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता जो है वह अनुच्छेद 6 प्रदान करता है। अनुच्छेद 7 देखें तो पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार यानी पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार इसमें दिए गए। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं। अनुच्छेद 9 में देखें जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती, ये अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 देखें नागरिकता अधिकारों का निरंतरता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का निगमन इसमें दिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं जानकारी के रूप में, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का आधार 5 है यानी 5 बेसिस पर कोई भी भारतीय नागरिक बन सकता है, जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यह है। पहला तो जन्म से है यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अपवाद राजनीतिकों के बच्चे यानी जो राजनयिक के बच्चे और विदेशियों के बच्चे इसके अपवाद हैं। तो जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो जन्मे व्यक्ति हैं वे भारतीय नागरिक रहेंगे, यानी पहला आधार तो यह। इसमें अपवाद को याद रखना है कि राजनयिकों के बच्चे, राजनयिक का मतलब दूसरे देश के जो राजदूत हैं या विदेशियों के बच्चे हैं इस अपवाद से बाहर हैं। दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा देशीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता और 5वां भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता इसमें दिया जाएगा, यानी 5 बेसिस पर नागरिकता कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए भारत यानी अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, वैसे ये कभी जो अखंड भारत में शामिल थे यानी ये अखंड भारत के ही पार्ट थे। ये तो पूर्णतः भारत यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान तो अभी 15 अगस्त 1947 तक जो है भारत के भाग थे और अफगानिस्तान जो है ये प्राचीन काल में जो है भारत का भाग था। अखंड भारत में सारे शामिल हैं। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ध्यान देना, इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था, जिससे वजह से ये विवाद भी बना था। तो इसमें देखें कि इसमें जो है एग्जाम पूछेगा कौन कौन लोग आ सकते हैं, तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, पारसी और ईसाई हैं। कुल मिलाकर 6 लोग इसमें शामिल हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें मुस्लिम नहीं शामिल है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कौन होते हैं? इस श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 से शुरू किया गया है।
2005 का मतलब ये देख सकते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू किया गया था। इस श्रेणी को भारत सरकार द्वारा 2005 से शुरू किया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार ओसीआई एक ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था, 15 अगस्त 1947 के भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था। भारतीय नागरिकता की समाप्ति कब हो जाएगी? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 आधार पर यानी 30 बेस हैं जिसमें उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या तो वह खुद नागरिकता का परित्याग कर दे, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भी भारत की नागरिकता चली जाएगी, सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली जाए, यानी वो त्याग दे या सरकार छीन ले या किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। इसमें लक्ष्मीकांत के कुछ इनपुट इसमें शामिल कर लेते हैं। तो देखें, जो भारत में 2 तरह के लोग हैं। पहले लोग नागरिक हैं, यानी भारत में 2 तरह के लोग निवास कर रहे हैं। पहले तो नागरिक जो सिटीजन है भारत में, इसमें ये लोग हैं भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, यानी भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं। इस पर पूर्ण निष्ठा सभी सिविल एवं राजनीतिक अधिकार हैं, यानी जो भारतीय नागरिक हैं इस पर पूर्ण निष्ठा की है, सभी सिविल एवं राजनीतिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। जबकि विदेशी देखें तो विदेशी में विदेशी मित्र भी हैं, विदेशी शत्रु भी हैं। तो विदेशी मित्र यानी भारत में जो लोग रह रहे हैं उसमें विदेशी मित्र के लोग भी शामिल, विदेशी शत्रु के लोग भी हैं। ये गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं अनुच्छेद 22 के तहत। और हमने देखा संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक ये जो है संविधान का भाग, यानी यहाँ पर ये संविधान का जो भाग 2 है, यानी संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता है। इसमें थोड़ा सा और ऐड करें देखें तो एम लक्ष्मीकांत के आधार पर इसमें कुछ इनपुट देखें तो संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करती है। जो भारतीय नागरिक हैं, यानी संविधान जो भारतीय नागरिक हैं उनको क्या अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29-30 जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त। आगे हम जो है मौलिक अधिकार में देखेंगे तो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसमें अनुच्छेद 15 में देखें तो अनुच्छेद 15 धर्म मूल, यानी अनुच्छेद 15 जो है इसमें धर्म मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसायिक स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 29-30 में देखें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव मतदान भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी भारतीय नागरिकों को ही है। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता भी जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों का कर्तव्य क्या है? तो नागरिकों का कर्तव्य को हमने जो मौलिक ड्यूटीज में देखेंगे तो नागरिकों का कर्तव्य इसमें है कि कर भुगतान करें, यानी टैक्स पे करें, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें, देश की रक्षा करें। भारत में जन्मे, यानी भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। भारत में नागरिक जो है, भारत के नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। जबकि यूएसए में देखें तो केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत में नागरिक बने थे और भारत का मूल निवासी के बाद 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, यह भी हमने देख लिया है। यहाँ पर हमने जो देखा है इसमें से वह OCI को देख लिया है। अब यहाँ पर जो है हम NRI को देख लेते हैं। NRI को यहाँ पर देखते हैं तो NRI यानी अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं? प्रवासी भारतीय का मतलब ये हुआ, यानी NRI नॉन रेजिस्टेंस इंडियन जो होते हैं, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है वो NRI यानी नॉन रेजिस्टेंस इंडियन कहलाता है। PIO देखें, PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखें तो एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता या करती हो, जिसका वो विदेशी पासपोर्ट धारक हो, उसे POI कहते हैं। इसके बाद OCI को हमने देख लिया तो 3 तरह के जो है वो भारतीय हैं, यानी अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI कार्ड होल्डर। यह भी जो है
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार रखते हैं। अगले लेक्चर में जो है हम भाग 3 यानी मूल अधिकार को देखेंगे। संविधान का भाग 3 जिसका विषय मूल अधिकार है और अनुच्छेद 12 से 15 इसमें निहित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा।